साथियों, हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था चार्ल्स लैम्ब की बायोग्राफी को। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो उस वीडियो को ज़रूर देख लें, इसके बाद ही ये वीडियो आपको समझ आएगी। और इस वीडियो में आज हम लोग डिस्कस करेंगे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को, यानी कि चार्ल्स लैम्ब के ऊपर अब तक जितने भी पीजीटी के एग्ज़ाम में हमारे क्वेश्चन बने हैं उन क्वेश्चंस की सीरीज को डिस्कस करेंगे। और ये क्वेश्चन सीरीज लगभग 1 to 50 तक होगी। और आज की वीडियो में हमारा टारगेट रहेगा 1 से 25 तक, यानी कि 1 से 25 तक के क्वेश्चंस को आपके साथ डिस्कस करेंगे और फिर उसकी अगली वीडियो में। चलो दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा ये है कि एसे ऑफ इलिया और है क्या है एसे ऑफ इलिया। अगर हम एसे ऑफ इलिया की बात करते हैं तो दोस्तों ये इनका क्या है, एक पर्सनल इम्प्रेशन है। अब ये पर्सनल इम्प्रेशन क्या होता है, व्यक्तिगत इम्प्रेशन के लिए बोलते हैं साथियों। इसके बाद अगला हमारा क्वेश्चन कौन सा है, तो इस वाले में पहले वाले में कौन सा ऑप्शन सही होगा, एसे ऑफ इलिया और पर्सनल इम्प्रेशंस। इनके एसे ऑफ इलिया में क्या देखने को मिलता है, ज़्यादातर इनके पर्सनल इम्प्रेशंस यानी कि व्यक्तिगत इम्प्रेशन को ही देखने को मिलता है। और सेकेंड वाला एसे ऑफ इलिया जो है वो पब्लिश कब हुआ। फिलहाल हम पहले में ही बता देते हैं, जो एसे ऑफ इलिया है एक कलेक्शन ऑफ एसेज है जो कि चार्ल्स लैम्ब के द्वारा लिखा गया। और ये पहली बार इसकी जो बुक थी, बुक के रूप में ये पब्लिश हुआ था 1823 में। और इसका जो सेकेंड वॉल्यूम आया था जिसका नाम था लास्ट एसेज ऑफ इलिया, जो कि पब्लिश हुआ था 1833 में दोस्तों। अब यहाँ पे समझिएगा दूसरा वाला क्वेश्चन हमारा क्या है, एसेज ऑफ इलिया वाज पब्लिश हुआ इन कब। देखो एसे ऑफ इलिया के 2 वॉल्यूम आए थे, हमने थ्योरी सेक्शन में आपको बता रखा है कि फर्स्ट वॉल्यूम और सेकेंड वॉल्यूम में इसको पब्लिश करवाया गया था। तो इसका जो फर्स्ट वॉल्यूम आया था वो 1823 में आया था एसे ऑफ इलिया का। और एसे ऑफ इलिया क्या है, इज अ कलेक्शन ऑफ एसेज है। लिखा किसके द्वारा गया है, चार्ल्स लैम्ब के द्वारा लिखा गया है। पहली बार पब्लिश कब हुआ, बुक के रूप में, पुस्तक के रूप में, ये 1823 को। तो बी ऑप्शन हमारा क्या होगा, सही होगा साथियों। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करेंगे चार्ल्स लैम्ब का भारत से क्या संबंध था। तीसरा क्वेश्चन, व्हाट वाज, क्या था चार्ल्स लैम्ब का कनेक्शन मीन संबंध क्या था विद इंडिया, भारत के साथ। चार्ल्स लैम्ब का भारत से क्या संबंध था ये बताना है। तो बाकी ऑप्शन अपने आप पढ़ते रहिएगा, मैं जो सही वाला ऑप्शन है इसका वो एक्सप्लेन कर देता हूँ। डी वाला इसका ऑप्शन क्या है, सही है। यानी कि वह साउथ सी हाउस में क्लर्क थे जिसमें भारत में ब्रिटिश ट्रेडिंग कंपनियों के लिए पेटेंट और दस्तावेज तैयार किए थे, यही उनका संबंध था। यानी कि ही बाज आ क्लर्क, वो एक क्लर्क थे। क्लर्क कहाँ थे, साउथ सी हाउस में। और साउथ सी हाउस में जिसने किसने, चार्ल्स लैम्ब ने प्रिपेयर्ड किए पेटेंट्स को एंड डॉक्यूमेंट्स को, किसके लिए, फॉर ब्रिटिश ट्रेडिंग कंपनीज के लिए, कहाँ, इन इंडिया, भारत में। इसीलिए चार्ल्स लैम्ब का भारत से क्या था, कनेक्शन था। तो डी वाला ऑप्शन आप क्या बनाए रखोगे, ध्यान बनाए रखोगे। अगला फोर्थ वाला क्वेश्चन कौन सा है, और थोड़ा सा एक जानकारी मैं इसी वाले क्वेश्चन में मैं दे देता हूं, क्योंकि ये यूजीसी नेट 2000 और बाकी हम जितने भी क्वेश्चन उठाए हैं ना, ये किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे हुए हैं। और इसीलिए उनके आगे जिस एग्ज़ाम में भी ये क्वेश्चन पूछे गए हैं उस एग्ज़ाम को भी मेंशन किया है हमने। तो यहाँ पर क्या है, इसमें एक और जानकारी ले लीजिएगा कि जो चार्ल्स लैम्ब थे वो क्लर्क तो थे ही थे साउथ सी हाउस में, और इससे पहले बिफोर ए जॉब इन ईस्ट इंडिया हाउस कितने, 33 ईयर्स के लिए। ओके, तब वहाँ पर प्रिपेयर करते थे ये क्या, पेटेंट्स और डॉक्यूमेंट्स, किसके लिए, ब्रिटिश ट्रेडिंग कंपनी के लिए, कहाँ, इन इंडिया में। इसीलिए इनका ये संबंध है। और डी वाला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। फोर्थ वाला क्या कहता है, चार्ल्स लैम्ब इन हिज एसे, इनके अपने निबंध में, और कौन से निबंध में, इन प्राइज ऑफ चिमनी स्वीपर्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लो,
और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूपी के लिए हो चाहे ना हो, बल्कि होगा, लेकिन आरपीएससी पीजीटी में जो इनप्राइज ऑफ चिमनी स्वीपर है ना, बहुत पूछा जाता है। देखना कितने सारे क्वेश्चन आरपीएससी पीजीटी में देखने को मिले। कहाँ से? चार्ल्स लैम्ब के ए से इनप्राइज ऑफ चिमनी स्वीपर्स में। कंपेयर्स करते हैं देम उनकी ऑन देयर अर्ली मॉर्निंग की तुलना करते हैं राउंड्स टू। ओके, जरा समझ लीजिएगा इसकी कहानी क्या है। जो चार्ल्स लैम्ब ने अपने निबंध, और निबंध कौन सा है, उसका नाम क्या है, इनप्राइज ऑफ चिमनी स्वीपर्स नाम है, में अपने शुरुआती सुबह के दौरों की तुलना किससे की है? तो इसका ए ऑप्शन सही होगा, मैटिन लार्क्स। इसमें मैटिन लार्क क्या है? मैटिन लार्क्स एक्चुअली एक चिड़िया होती है, मटिन लार्क्स। कौन? मटिन लार्क्स क्या होती है? एक चिड़िया होती है। तो चार्ल्स लैम्ब अपने ए से इनप्राइज ऑफ चिमनी स्वीपर में तुलना करते हैं अपने अर्ली मॉर्निंग की, किससे? मटिन लार्क्स से, यानी कि ए वाला ऑप्शन हमारा सही। फिफ्थ वाले की बात करते हैं, तो विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज नॉट यूज्ड बाय लैम्ब टू डिस्क्राइब चिमनी स्वीपर्स? देखो ये भी चिमनी स्वीपर्स से ही आया है क्वेश्चन, और ये कहाँ पूछा गया? आरपीएससी पीजीटी में ही पूछा गया है। तो जो इसका अर्थ क्या हुआ, हिंदी मीनिंग क्या हुआ, जरा समझ लीजिएगा। मैं बताता हूँ कि चिमनी स्वीपर्स का वर्णन करने के लिए जो चार्ल्स लैम्ब के द्वारा निम्नलिखित में से किस अभिव्यक्ति का लिखा है ना, एक्सप्रेशन, फॉलोइंग एक्सप्रेशन, कौन सी अभिव्यक्ति का उपयोग नहीं किया गया है? 4 ऑप्शन दिए गए, इनमें से 3 एक्सप्रेशंस का प्रयोग किया गया, लेकिन एक ऐसी अभिव्यक्ति है, एक ऐसा एक्सप्रेशन है जिसका प्रयोग इन्होंने चिमनी स्वीपर में नहीं किया है चार्ल्स लैम्ब ने। उसी को पहचान करके आपको आंसर बताना है। तो फिफ्थ वाले की अगर हम बात करते हैं, तो फिफ्थ वाले में हमारा कौन सा? सैवल स्वीपर। कौन सा? डी ऑप्शन आपका क्या होगा? सही होगा। अब सैवल स्वीपर्स में सैवल क्या है? स्वीपर्स तो आपको पता चल गया होगा, सफाई करने वाला, साफ सफाई करने वाले को हम स्वीपर कहते हैं, लेकिन उसके आगे एक शब्द और लिखा है, सैवल। इस सैवल का मतलब क्या होता है? बेसिकली इस सैवल का मतलब होता है काला रंग। ओके, क्या होता है? काला रंग, डार्क एकदम। नेक्स्ट, तो डी ऑप्शन 5वें का सही है। 6 नंबर पे देखिएगा, हु वाज द फॉलोइंग, नीचे दिए गए 4 ऑप्शंस दे रखे हैं। डिड द क्रिएटिक, कौन क्रिएटिक हैं? क्रिटिक का मतलब होता है आलोचक, और एक आलोचक का नाम दिया गया यहाँ पर ह्यूज बेकर। तो जो ह्यूज बेकर हैं, कार्ल्स पुकारते हैं द प्रिंस अमंग द इंग्लिश एसेस्ट। अब यहाँ से 2 क्वेश्चन हमारे तैयार होते हैं कि एक तो क्वेश्चन ये तैयार होता है कि द प्रिंस अमंग इंग्लिश एसेस्ट किसको कहा गया है? तो चार्ल्स लैम्ब के लिए कहा गया, यानी कि सी ऑप्शन सही होगा। और दूसरा यहीं से क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि द प्रिंस अमंग इंग्लिश एसेस्ट, ये जो कमेंट है वो कौन से क्रिटिक ने चार्ल्स लैम्ब के लिए दिया, तो उसका नाम भी पूछ लेते हैं। तो उसका नाम क्या है? ह्यूज बेकर। क्लियर है? यानी कि 6 नंबर में निम्नलिखित में से किसने ह्यूज बेकर को द प्रिंस ऑफ इंग्लिश एसेस्ट कहा था? तो किसके लिए कहा था? तो चार्ल्स लैम्ब के लिए। और किसने कहा था? ह्यूज बेकर ने। इतना क्लियर हो गया। 7वां क्वेश्चन, व्हाट लेसन डू द यंग चिमनी स्वीपर गिव अस अकॉर्डिंग टू लैम्ब? व्हाट लेसन का मतलब है कि लैम्ब के मुताबिक, लैम्ब के अनुसार कौन सा सबक, कौन सी शिक्षा डू द यंग चिमनी स्वीपर जो होते हैं, वो यंग चिमनी स्वीपर गिव अस हमको देते हैं अकॉर्डिंग टू लैम्ब, लैम्ब के अनुसार। लैम्ब के अनुसार, चार्ल्स लैम्ब के मुताबिक, ओके, द यंग चिमनी स्वीपर जो होते हैं वो हमें क्या सबक देते हैं, कौन सी शिक्षा देते हैं? व्हाट लेसन। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ए वाला ऑप्शन हमारा सही है, ऑफ पेशेंस, धैर्य की। काय की शिक्षा देते हैं? धैर्य की। चिमनी स्वीपर्स में से हमको क्या सीखने को मिलता है? यंग चिमनी स्वीपर्स से कौन सी शिक्षा मिलती है?
धैर्य की, यानी कि हमको पैसेंस बनाए रखना चाहिए, धैर्य बनाए रखना चाहिए। अगला 8वां क्वेश्चन, द एनुअल फीस्ट। अब एनुअल फीस्ट का मतलब क्या होता है ये भी समझिएगा। एनुअल फीस्ट का मतलब होता है जैसे वार्षिक दावत नहीं होती है, फीस्ट फॉर द चिमनी स्वीपर्स के लिए बाज अरेंज की जाती है, व्यवस्था की जाती है बाई के द्वारा, इन लैम्प्स ए से, किसके द्वारा की जाती है, लैम्प के ए से, इन प्राइज ऑफ चिमनी स्वीपर में। जो चार्ल्स लैम्प का इन प्राइज ऑफ चिमनी स्वीपर ए से है, उसमें किसके द्वारा वार्षिक दावत का आयोजन किया जाता है, व्यवस्था की जाती है, तो किसके द्वारा की जाती है, ABRPSC PGT 2013 में पूछा गया। मैंने क्या बताया, ये इसके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, कई सारे क्वेश्चन यहाँ से रिपीट होते हैं। तो इसका ऑप्शन 8 नंबर का बताना है आपको कौन सा सही होगा, बताइए। सी वाला, कौन, जेम वाइट। ये जो एनुअल फीस्ट फॉर चिमनी स्वीपर्स की बात की गई थी, तो ये किसके द्वारा ऑर्गेनाइज की गई थी, वो व्यक्ति था जेम वाइट। यहाँ पर हमने ये वाला देखिएगा, ये थोड़ा सा मिस यहाँ पर भरा जाएगा, ठीक है, कहाँ पे, यहाँ पे भरा जाएगा, यानी कि द एनुअल फीस्ट, फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओ। द एनुअल फीस्ट जो होती है, एनुअल फीस्ट का मतलब वार्षिक दावत, किसके लिए, फॉर द चिमनी स्वीपर्स के लिए, बाज अरेंज्ड, व्यवस्था की जाती है, किसके द्वारा, बाई के द्वारा। तो उस व्यक्ति का आपको इसमें नाम बताना है, किसके द्वारा की जाती है, तो वो व्यक्ति होता है, अगर आपने इन प्राइज ऑफ चिमनी स्वीपर को पढ़ा है, इस एसे को चार्ल्स लैम्प के, तो आपको पता होगा कि उसमें वो कौन व्यक्ति होता है जिसके द्वारा चिमनी स्वीपर्स की एनुअल फीस्ट को अरेंज किया जाता है, तो वो व्यक्ति होता है जेम वाइट। कौन, सी ऑप्शन हमारा सही होगा, जेम वाइट। दोस्तों 9 नंबर की बात करते हैं, तो जी चिमनी स्वीपर्स रेफर्ड किया जाता है टू, किसके लिए, बाय चार्ल्स लैम्प आर। यहाँ पर जरा समझने लायक बात ये है कि जो चार्ल्स लैम्प के द्वारा संदर्भित या रेफर्ड किया गया है यहाँ पर चिमनी स्वीपर्स के लिए, वो क्या है। तो देखो यहाँ पर 4 ऑप्शंस दिए हैं, 4 ऑप्शंस में से एक ऑप्शन हमारा सही है, तो कौन सा, यानी कि टेंडर नोविस। अब ये टेंडर नोविक्स क्या होता है, ये एक्चुअली टेंडर नौसिखिए बोला जाता है, यानी कि सी ऑप्शन क्या होगा। और इसमें नोविसिस जो होता है इसका अर्थ होता है नौसिखिया, क्या होता है इसका अर्थ, नौसिखिया। दोस्तों यहाँ पर चार्ल्स लैम्प क्या करते हैं, रेफर करते हैं किसको, द चिमनी स्वीपर्स को, किस में, इनका एक निबंध आया था प्राइज ऑफ चिमनी स्वीपर, ये कब आया था, 1823 में, जो इनका एसे ऑफ कलेक्शन था, एसे ऑफ इलिया, उसी में एज टेंडर नोविसेस के रूप में हु वर। और इसमें ये जो कौन होता है, हु वर नॉट अट्रैक्टिव, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं होता है, बट ब्लूमिंग थ्रू देयर फर्स्ट नेग्रीट्यूड के द्वारा ये क्या करता है, अपने आप को ब्लूम करता है, ओके। और मैटरनल वॉशिंग नॉट क्वाइट अफेक्टेड, तो ये सब चीज़ें इसमें दिखाया जाता है फ्रॉम द चीक के लिए। और इस तरीके से जो ऑप्शन हमारा ठीक होता है वो कौन सा, टेंडर नोविस, यानी कि टेंडर नौसिखिए, सी वाला ऑप्शन सही होगा। 10 नंबर की बात करें, हु इज कॉल्ड, कौन कहलाता है द प्रिंस अमंग इंग्लिश एसेस्ट। हमने क्या बताया था कि कौन कहलाता है, चार्ल्स लैम्प। और ये कमेंट कौन से क्रिटिक ने किया था, वो आपको कमेंट बॉक्स में करके बताना है। दोस्तों फिर मैं रिपीट करता हूँ, हु इज कॉल्ड द प्रिंस अमंग इंग्लिश एसेस्ट, ये किसके लिए कहा गया, ये कमेंट किसको दिया गया, तो चार्ल्स लैम्प के द्वारा दिया गया। लेकिन दिया किसने है, ये मैं प्रीवियस अभी अभी बता भी चुका हूँ, बस आपको बिना बैक जाए, यानी कि ईमानदारी से पीछे बैक करके वीडियो नहीं देखोगे, और आपको उस व्यक्ति का नाम कमेंट बॉक्स करके बताना है कि वो व्यक्ति कौन था जिसने चार्ल्स लैम्प को द प्रिंस अमंग इंग्लिश एसेस्ट कहकर पुकारा। 11 नंबर की अगर हम बात करते हैं, तो विच ऑफ द फॉलोइंग एसेज इज नॉट रिटन बाय चार्ल्स लैम्प।
4 ऑप्शन दिए गए हैं, 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो चार्ल्स लैम्ब के द्वारा नहीं लिखा गया, तो वो कौन सा है? ऑफ स्टडीज। दोस्तों किसकी बात करेंगे? ऑफ स्टडीज। फिर किसके द्वारा लिखा गया है? सर फ्रांसिस बेकन के द्वारा लिखा गया है। और सर फ्रांसिस बेकन को फादर ऑफ इंग्लिश एसेस्ट कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। कन्वल्सेंस ये इन्हीं का है। इम्परफेक्ट सिंपैथीज और अ बैचलर कंप्लेंट, ये तीनों एसेज किसके हैं? चार्ल्स लैम्ब के हैं दोस्तों। लेकिन ऑफ स्टडीज इनका नहीं है। चार्ल्स लैम्ब का एक बार हमें ये बता दीजिएगा कि चार्ल्स लैम्ब का जन्म कब हुआ? 1775 में। और चार्ल्स लैम्ब की मृत्यु कब हो जाती है? 1834 में। ये क्या होते हैं? एक इंग्लिश राइटर और एसेस्ट होते हैं, लेकिन इनके कैरियर की शुरुआत एज आ पोइट होती है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग, नीचे दिए गए कौन बात चार्ल्स लैम्ब के वेरी गुड फ्रेंड, बहुत अच्छे दोस्त हैं? तो नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 4 ऑप्शंस में से आपको बताना है कि इनमें से कौन सा चार्ल्स लैम्ब का वो बहुत अच्छा दोस्त है। निम्नलिखित में से कौन चार्ल्स लैम्ब का बहुत अच्छा दोस्त था? तो वो कौन था? एस.टी. कॉलरिज। एस.टी. कॉलरिज के साथ इनकी कॉलेज के ज़माने से ही दोस्ती थी। तो हम यहाँ पर कहेंगे कि चार्ल्स लैम्ब वाज अ लाइफ लॉन्ग फ्रेंड ऑफ एस.टी. कॉलरिज। ओके, एंड बहुत ज़्यादा बड़े प्रशंसक भी थे, डिफेंडर भी थे ऑफ द पोएटिक क्रीड के रूप में ऑफ वर्ड्सवर्थ। ठीक है, तो किसका ऑप्शन कौन सा सही होगा हमारा? एस.टी. कॉलरिज। अगला 13 नंबर पे देखो, इन विच मैगजीन, कौन सी मैगजीन में डिड एसेज लैम्ब्स एसे, लैम्ब के एसे निबंध फर्स्ट टाइम अपीयर्ड? पीजीटी 2013 में पूछा गया कि चार्ल्स लैम्ब के जो एसे थे वो सबसे पहली बार कौन सी मैगजीन में छपे थे? फिर रिपीट कर देता हूँ, चार्ल्स लैम्ब के निबंध सबसे पहली बार किस पत्रिका में छपे थे? तो 4 ऑप्शंस में से एक ऑप्शन का चुनाव करिए। कौन सी पत्रिका में छपे थे? तो लंदन मैगजीन में। किस में? लंदन मैगजीन, यानी कि बी ऑप्शन हमारा क्या होगा? सही होगा। ओके, अब लंदन मैगजीन के बारे में अगर हम बात करें तो इनका जो वर्क छपा था वो एसे ऑफ एलिया, जो कि 1823 में। और इसका एक सेकेंड वॉल्यूम आया था लास्ट एसेज ऑफ एलिया के नाम से, और ये इसके 10 साल बाद पब्लिश करवाया गया था 1833 में। लेकिन इन एसेज को इन्होंने 1820 से 1825 के बीच में लिखा, और लिख कर के सभी एसेज को कलेक्शन किया। कलेक्शन करने के बाद इनको 2 वॉल्यूम्स में पब्लिश करवा दिया गया। पहला वॉल्यूम इसका आया था एसे ऑफ एलिया 1823, और दूसरा वॉल्यूम इसका 10 साल बाद पब्लिश करवाया गया था 1833 में दोस्तों। तो अब क्लियर हो गया। और कहाँ छपते थे? लंदन मैगजीन में छपते थे, ध्यान रखिएगा। अच्छा, उस समय आपको क्वेश्चन ये है कि उस समय लंदन मैगजीन के एडिटर कौन थे? आपको ये बताना है दोस्तों, कमेंट बॉक्स में करके बताइएगा। नेक्स्ट 14 पॉइंट, चार्ल्स लैम्ब स्टार्टेड, चार्ल्स लैम्ब ने शुरू किया हिज लिटरेरी कैरियर, अपने लिटरेरी कैरियर को एज किस रूप में शुरू किया? यही बात अभी अभी हम डिस्कस किए थे कि जो चार्ल्स लैम्ब थे उन्होंने अपने साहित्यिक कैरियर को किस रूप में शुरू किया। तो ये हम गलती नहीं करेंगे, भले ही वो ऐसे थे, क्या थे? एक प्रिंस ऑफ इंग्लिश एसेस्ट इनको माना जाता था, बट इन्होंने अपने लिटरेरी कैरियर की जो शुरुआत की थी वो एज अ पोइट की थी। तो ए ऑप्शन हमारा क्या होगा? सही होगा। ठीक है, अब कैसे शुरू की थी? तो लैम्ब ने सबसे पहली बार जो है पब्लिकेशन किया था कब? एक इंक्लूजन ऑफ 4 सोनेट लिखे थे, जिसमें कॉलरिज की पोइम ऑन वेरियस सब्जेक्ट में। और ये जब शुरू हुआ था तो 1796 में इन्होंने अपने करियर की एज ए पोइट शुरुआत की थी एस.टी. कॉलरिज के साथ मिलकर के। अगला क्वेश्चन हमारा 15 नंबर का, इन द टाइटल द एसे ऑफ एलिया, द नेम एलिया स्टैंड्स फॉर।
इलिया किससे स्टैंड करता है, यानी कि इलिया नाम उपनाम किसने धारण किया, तो वो कौन थे, चार्ल्स लैम्ब थे, यानी कि सी ऑप्शन आपका क्या होगा, सही होगा। एसे ऑफ एलिया है क्या, एक कलेक्शन ऑफ एसेज है, किसके द्वारा लिखा गया, चार्ल्स लैम्ब के द्वारा लिखा गया। इसको बुक के रूप में सबसे पहली बार कब पब्लिश करवाया गया, 1823 में। इसका सेकेंड वॉल्यूम कब आया था, इसके 10 साल बाद 1833 में। किस नाम से आया था, लास्ट एसेज ऑफ एलिया के नाम से आया था। उस समय पब्लिशर कौन था, तो एडवर्ड मॉक्सिन थे। सारी चीज़ें हम एक साथ बताते चलते हैं, हमें लग रहा है कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए था। ओके, और इसको पहली बार ये जो एसे ऑफ कलेक्शन था वो किस में अपीयर हुआ था, लंदन मैगजीन में हुआ था। ये जो एसे ऑफ कलेक्शन थे ये कब से लेकर के कब तक लिखे गए थे, तो 1820 से लेकर के 1825 की समय अवधि के बीच में लिखे गए। सारी चीज़ें मैंने अप टू डेट कर दी आपको। 16 नंबर पे अगर हम बात करें तो हु इज़ द राइटर, कौन लेखक है ऑफ द एडवेंचर्स ऑफ यूलिसिस। यहाँ पर थोड़ा समझने वाली चीज़ है कि पहले तो आपको सिंपली ये पूछा गया है कि एडवेंचर ऑफ यूलिसिस के लेखक कौन है, किसने लिखा, तो ये कोलाब्रेशन वर्क था। कोलाब्रेशन वर्क ऐसे था, चार्ल्स लैम्ब और मैरी लैम्ब दोनों के द्वारा इसको लिखा गया था। ओके, तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा, सी ऑप्शन हमारा सही होगा, बोथ। अब इसके थोड़ी सी कहानी सुनो। इससे पहले एक और कोलैबोरेशन वर्क आया था इनका, चार्ल्स लैम्ब और मैरी लैम्ब, जिसका नाम था टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर, जिसमें शेक्सपियर के 20 प्लेज को इन्होंने ट्रांसलेट करके अपनी भाषा में लिखा था, जिसमें से 14 कॉमेडी और 6 ट्रेजेडीज को लिखा गया था। तो इसके बारे में मैं डिटेल से आपको बता भी चुका हूँ, इसलिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं करूँगा। आप हमारी जो थ्योरेटिकल वीडियो है जिसमें हमने चार्ल्स लैम्ब की बायोग्राफी और उनके वर्क को डिटेल किया है, उस वीडियो को ज़रूर देखिए दोस्तों, सारी चीज़ें अपने आप समझ आने लगेंगी। तो हम इसके बारे में थोड़ा बता देते हैं आपको। जो एडवेंचर ऑफ यूलिसिस की बात कर रहे थे, ये दोनों के द्वारा लिखा गया, चार्ल्स लैम्ब और उनकी बहन मैरी लैम्ब के द्वारा। इसमें लैम्ब ने इसको कंपोज किया था अपनी बहन के साथ, और इससे पहले टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर वो कंपोज कर चुके थे दोस्तों, और इसके बाद इन्होंने एडवेंचर ऑफ यूलिसिस को कंपोज किया। किसने, ये भी एक कोलैबोरेशन वर्क था, मैं बता ही चुका हूँ, जिसमें कहानी चलती है। लैम्ब जो है रिटेल्स करते हैं अपनी कहानी को, यूलिसिस जर्नी को फ्रॉम ट्रॉय ओके टू हिज ओन किंगडम ऑफ इथाका के लिए। अगला क्वेश्चन 17 नंबर, बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं जाएंगे, नहीं तो आप बोरियत होने लगोगे, कहोगे पता नहीं एक एक क्वेश्चन पर कितना सारा बताया जा रहा है। तो 17 की अगर हम बात करते हैं, हु इज कॉल्ड, कौन कहलाता है द एसेस्ट पर एक्सीलेंस। अब यहाँ पर बहुत अच्छी बात है, एक नया वर्ड आपको सीखने को मिलेगा कि ये पर एक्सीलेंस क्या होता है। अगर हम पर एक्सीलेंस को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करें तो पर एक्सीलेंस हम उसको कहते हैं, आप जो भी बात करेंगे वो अपने आप में सबसे बेहतर हो, यानी कि बियॉन्ड कंपैरिजन, जिसकी तुलना ही ना की जा सके, उसको हम पार एक्सीलेंस कहते हैं। ठीक है, ये कहीं नोट डाउन कर लीजिएगा, आपके लिए एकदम नया वर्ड है, यानी कि अपनी किस्म में सबसे अच्छा। अब जैसे हम बहुत सिंपल तरीके से पर एक्सीलेंस को समझाने का प्रयत्न करें तो हम ये कह सकते हैं, मान लीजिए आप कहीं मार्केट में जाते हो और एक साड़ी खरीदते हो, तो एक साड़ी है, हम ये बोलते हैं साड़ी अच्छी है। कई सारी साड़ियाँ हमने खरीदी, उनमें से कहा हमने कहा साड़ियाँ अच्छी हैं, लेकिन उनमें से एक साड़ी का हमने चुनाव किया, हमने कहा इसकी तुलना में बाकी सब साड़ी खराब हैं, यानी कि इसकी कंपैरिजन नहीं की जा सकती। यानी कि उन सभी साड़ियों में से आपने एक साड़ी का चुनाव करके ये बोला कि इस साड़ी तुमको बहुत अच्छी लगी, ओके, फिर आपने मुंह से उसकी तारीफ में लिखी कि इस साड़ी से बाकी साड़ियों की तुलना नहीं की जा सकती, तो इसके लिए आप कौन सा शब्द इंग्लिश में यूज करोगे, पर एक्सीलेंस। इसी तरीके से अब यहाँ पर क्यों ऐसा यूज किया गया, जरा समझिएगा कि एसेस्ट
पर एक्सेलेंस, इसका मतलब ये हुआ सबसे बेहतरीन निबंधकार, अर्थात चार्ल्स लैम्ब के जैसा कोई नहीं, ये कहा गया। तो इसलिए उनको एसेस्ट पर एक्सीलेंस बोला गया। क्लियर हो गया दोस्तों, पर एक्सीलेंस नहीं बोलना है। अब इम्पॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये पीजीटी 2002 में पूछा गया है, और तुम्हें पता ही है कि कोई भी क्वेश्चन अगर किसी एग्जाम में पूछ लिया जाए तो उसकी वैल्यू अपने आप ही बढ़ जाती है, इसलिए हमें ये समझना जरूरी था साथियों। तो ये बात कही किसने कि एसेस्ट पर एक्सीलेंस लैम्ब के लिए कही गई। हु इज कॉल्ड, कौन कहलाता है द एसेस्ट पर एक्सीलेंस, यानी कि सबसे बेहतरीन निबंधकार, इनके जैसा कोई नहीं, पर एक्सीलेंस कौन कहलाता है, तो यहाँ पर चार्ल्स लैम्ब को बोला गया है। किसको बोला गया दोस्तों, चार्ल्स लैम्ब के लिए। इतना क्लियर। अच्छा, ये कमेंट किया किसने, आपको यही बताना है कि हु इज कॉल्ड द एसेस्ट पर एक्सीलेंस, ये तो आपने बता दिया कि लैम्ब कहलाते हैं, लेकिन ये कमेंट करने वाले लैम्ब को कौन थे, तो एक ही कवि जिन्होंने इनको एसेस्ट ऑफ द प्रिंस ऑफ इंग्लिश एसेस्ट बोला, उन्हीं कवि, उन्हीं क्रिटिक ने जो है इनको एसेस्ट पर एक्सीलेंस बोला दोस्तों। तो उनका नाम क्या था, ह्यूज बाकर। क्या नाम था, ह्यूज बाकर, ध्यान रहेगा। ठीक है दोस्तों, अगला 18 नंबर पे, हाउ इज लैम्ब एसोसिएटेड, हाउ मीन्स कैसे, लैम्ब एसोसिएटेड मीन्स संबंधित हैं विद क्राइस्ट हॉस्पिटल। क्राइस्ट हॉस्पिटल से मतलब किसी मरीज का दवा खाना या भर्ती होने वाला हॉस्पिटल नहीं है, बल्कि ये क्या था, या देखो इसमें ऑप्शन भी कंफ्यूज करने के लिए हॉस्पिटल के नाम पर ये ऑप्शन भी इस तरीके से दिया है पीजीटी 2002 में कि इट वाज अ हॉस्पिटल वेयर ही टुक बर्थ, जहां इन्होंने जन्म लिया। तो देखो कंफ्यूज करने के लिए हमको, या मान लीजिए बीमारी के दौरान इस हॉस्पिटल में इनकी मृत्यु हो गई, तो या हेयर ही वाज एजुकेटेड, तो ध्यान रखिएगा सी ऑप्शन हमारा सही होगा कि क्राइस्ट हॉस्पिटल में इन्होंने क्या ली, अपनी शिक्षा दीक्षा ग्रहण की, अपने आप को एजुकेट किया, अर्थात इनका अल्मा मैटर था कौन सा, क्राइस्ट हॉस्पिटल दोस्तों। अब यहाँ तक क्लियर हुआ, 18 नंबर तक कोई हमें लग रहा है समस्या नहीं आ रही होगी आपको। अच्छा, एक चीज़ और है कि क्राइस्ट हॉस्पिटल में इन्होंने कितने वर्ष की अवस्था में एडमिशन लिया था, आपको ये बताना है दोस्तों, कितने वर्ष के थे ये, और वो सन आपको कमेंट बॉक्स करके कमेंट में आपको बताना है कि कौन सी सन में इन्होंने अपने आप को क्राइस्ट हॉस्पिटल में एनरोल कराया। और ये क्राइस्ट हॉस्पिटल कुछ और नहीं था बल्कि क्या था, एक चैरिटी स्कूल था, ध्यान रखना। 19 नंबर, द ऑथर ऑफ एसेज ऑफ एलिया एज, यानी कि एसे ऑफ एलिया का लेखक कौन है, तो किसके द्वारा लिखा गया, ये चार्ल्स लैम्ब के द्वारा लिखा गया दोस्तों। किसके द्वारा, चार्ल्स लैम्ब के द्वारा। चार्ल्स लैम्ब का ये क्या था, कलेक्शन ऑफ एसे था, पॉपुलरली नोन किस नाम से जाना गया, एसेज ऑफ एलिया के नाम से जाना गया। इसका पहला वॉल्यूम 1830 में आया, इसका दूसरा वॉल्यूम जिसके 10 साल बाद अर्थात 1833 में द लास्ट एसेज ऑफ एलिया के नाम से प्रकाशित हुआ। बस इतनी सी कहानी है, कहानी की तरह याद कर लीजिए, चीज़ों को कभी नहीं भूलोगे। द प्राइज ऑफ चिमनी स्वीपर, अब हम इस पर एक अलग वीडियो ज़रूर बनाएंगे दोस्तों, ये इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इनका इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि देखो पीजीटी 2011 में फिर से इसी ऐसे से इनका क्वेश्चन पूछ लिया गया है। इट मीन्स ये वाला ऐसे आप ज़रूर स्टडी करिए, कहीं से भी कुछ अगर मिल जाए तो दी फ्रेज ऑफ चिमनी स्वीपर को अलग से इसको स्टडी करिए, मोस्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट है पीजीटी के लिए। तो इज मीन्स है क्या है, 20 नंबर का आपको समझना है। तो जो प्रेज ऑफ इंग्लिश चिमनी स्वीपर है वो एक पोइम है, इलेजी है, एसे है, क्या है, तो एक एसे है दोस्तों, और किसके द्वारा लिखा गया, चार्ल्स लैम्ब के द्वारा। ऐसा कोई ऑप्शन है तो सी ऑप्शन, एन एसे बाय चार्ल्स लैम्ब।
21 नंबर देखो, इन विच मैगजीन, कौन सी मैगजीन में वर पब्लिश होते थे दी फर्स्ट सीरीज, पहली सीरीज दी एसे ऑफ इलिया। पीजीटी 2009 में पूछा गया, एसे ऑफ इलिया की पहली सीरीज जो है वो कौन सी मैगजीन में पब्लिश हुई, आपको ये बताना है दोस्तों। तो वो कौन सी थी, हमारी लंदन मैगजीन थी। कौन सी थी, लंदन मैगजीन। 21 नंबर में जो एसे ऑफ इलिया था वो तुम्हें ये तो पता ही है, एक कलेक्शन ऑफ एसेज था। लिखा किसके द्वारा गया, चार्ल्स लैम्ब के द्वारा लिखा गया। और जो इसमें दी एसेज थे इस कलेक्शन में सबसे पहली बार अपीयर हुए थे काहे में, लंदन मैगजीन में। और लिखना शुरू किया था इन्होंने 1820 से। और कंटिन्यूड कब तक लिखे थे, 1825 में। इसके बाद कलेक्टेड करके इनको 2 भागों में पब्लिश करवा लिया, 1823 और 1833 में। बस इतनी सी कहानी। 22 नंबर में, व्हेन वाज लैम्ब बॉर्न, लैम्ब का जन्म कब हुआ, तो 1875 में। कब हुआ चार्ल्स लैम्ब का जन्म, 1875 में, याद रखिएगा। चार्ल्स लैम्ब का जो जन्म हुआ था वो 10 फरवरी, माफ़ करना दोस्तों, गलती से 1875 लिखे, 1775। कभी कभी एक्चुअली क्या होता है, बोलते बोलते लिखा कुछ और होता है और मुंह से कुछ और निकल जाता है। तो एक ह्यूमन एरर होता है और नो वन कैन परफेक्ट, कोई भी परफेक्ट नहीं होता, गलतियां सभी से हो सकती हैं। तो आप उसको अपने आप से समझ जाइएगा और चीज़ों को किसी दूसरी, अगर ऐसा कहीं पर कन्फ्यूजन आपको लगा करे तो कहीं दूसरी जगह से अपनी चीज़ों को, कन्फ्यूजन को दूर कर लिया करो, या कमेंट में उसको करके हमसे पूछ लिया करो। पॉसिबल होगा तो हम ही उसको, आपके उस कन्फ्यूजन को दूर कर देंगे। तो ये 1775 है, बाई मिस्टेक हमारे मुंह से क्या निकल गया, 1875, समझिएगा। यानी कि चार्ल्स लैम्ब का जन्म कब हुआ, 1775 में। चार्ल्स लैम्ब वाज बॉर्न, अब हम डेट भी बता देते हैं, तो 10 फरवरी 1775 को। लेकिन आपसे ये पूछते हैं इनका जन्म हुआ कहाँ था, इनर टेम्पल, लंदन इंग्लैंड में हुआ था, ध्यान रखना। ये क्या थे, एक राइटर थे, एसेस्ट थे और पोइट थे। बेस्ट नोन, ये सबसे ज़्यादा जाने गए अपने तो एसे ऑफ इलिया के लिए, और टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर जो कि इनका कोलैबोरेशन वर्क था, इसके लिए ये दूर दराज तक अर्थात ऑल ओवर द वर्ल्ड अपने आप को फेमस कर लिया, यानी कि प्रसिद्ध हो गए। दूसरा 23 नंबर की अगर हम बात करते हैं तो विच सिड्यूम्न, सिड्यूम्न का मतलब होता है छद्म नाम, उपनाम। कौन सा उपनाम बाद अडॉप्टेड, ग्रहण किया गया बाय चार्ल्स लैम्ब के द्वारा फॉर एज एसेज, अपने निबंधों। यानी कि जो चार्ल्स लैम्ब थे वो अपने निबंधों को अपने ओरिजिनल नाम से ना लिखकर एक उपनाम से लिखते थे, एक छद्म, एक सिड्यूम्न नेम से लिखते थे। तो वो नाम कौन सा अपनाया था, तो वो नाम क्या था, इलिया। ध्यान रहेगा कौन सा नाम था, इलिया। यानी कि चार्ल्स लैम्ब ने ये जो अडॉप्ट किया था सिड्यूम्न नेम, वो अपने एसे के लिए वो क्या था, एलिया था। यानी कि एसे ऑफ इलिया इनकी बहुत ही फेमस बुक हुई, और ये एक कलेक्शन था ऑफ एसेज का जो कि 1823 में क्या हुआ, पब्लिश हुआ था। इतना क्लियर हुआ। नेक्स्ट 24 नंबर की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वर्क बाय लैम्ब। 4 ऑप्शन दिए हैं, 4 ऑप्शन में से कौन सा लैम्ब के द्वारा वो वर्क नहीं है, तो लल्ला रुख, यानी कि जॉन वुडविल इनका है। द ओल्ड फैमिलियर फेसेस इन्हीं का है, हेस्टर भी इन्हीं का है। जॉन वुडविल भी आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है, हेस्टर भी पूछा जा चुका है, ओल्ड फैमिलियर फेसेस भी पूछा जा चुका है। ध्यान रखिए, इसलिए तीनों को बहुत अच्छे से देख करके जाइए, समझ करके जाइएगा दोस्तों, ठीक है। और ये वाला जो है वो लल्ला रुख जो है वो इनका नहीं है, तो किसका है, ये थॉमस मोर का है, और जो कि पब्लिश हुआ था 1817 में, ध्यान रखना। 25 नंबर की बात करते हैं, दो ऐसे निबंध साउथ सी हाउस है हैज़ बी रिटन बाय, किसके द्वारा लिखा गया, तो साउथ सी हाउस जो लिखा गया वो चार्ल्स लैम्ब के द्वारा लिखा गया। चार्ल्स लैम्ब ने अपने ऐसे को लिखा था जिसका नाम था साउथ सी हाउस। इसको सबसे पहली बार सिड्यूम्न नेम इलिया
फॉर एन एसे ऑन द साउथ सी हाउस से ही लिया वेयर ही हैड वर्क डिकेड अर्लियर, जहाँ वो लगभग दशकों पहले काम करते थे, वहीं इनके साथ एक सहकर्मी भी काम करता था। ठीक है, एक अन्य क्लर्क भी काम करता था और उसी के नाम को इन्होंने अपना उपनाम बना लिया। ठीक है, तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। अगली वीडियो में हम 26 से लेकर के 50 तक डिस्कस करेंगे, यानी कि 26 to 50 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, वो हम कल डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती हो और आपकी नॉलेज को थोड़ा सा भी इन्हेंस करता हो चार्ल्स लैम्ब के बारे में, तो प्लीज़ पॉजिटिव रिमार्क ज़रूर करिएगा, जिससे कि हमें एक पॉजिटिव एनर्जी मिले और हम और बेहतर मेहनत कर सकें वीडियोज़ बनाने में। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।